अगर यहाँ पे एबीवीपी के लोग ऐसे आ जाएं, राइट वाले होंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? और हम तो चाहते हैं कि वो आए, हमसे डिबेट करें, लेकिन वो डिबेट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि डिबेट में वो डिफीट हो जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए वो लाठी लेके आते हैं हमेशा मारपीट करने के लिए। मैं JNU-SU में काउंसलर हूँ, मैं इलेक्टेड काउंसलर हूँ मैं। और JNU-SU में जब हम लोग बोलते हैं तो वो हमारे सामने बोल ही नहीं पाते हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं। धनंजय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो बोल ही नहीं पाते हैं। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साजिद, उनके साथ उनको बोला जाता है कि तुमको दूसरा नजीब बना देंगे। ये बोला जाता है उनको। नजीब जो है, आपको पता 2016 में एक छात्र थे यहाँ पे जिनको एबीवीपी के गुंडों ने गायब कर दिया इस कैंपस से। नहीं तो ये दक्षिण पंथियों पे एग्जाम लगता है, लेकिन हम लोगों ने नजीब को, हम लोग किसी को गायब नहीं करवाए हैं। ये कोई प्रूफ नहीं है कि हम लोग गायब करवाए हैं। आप नक्सली हमले में होने वाले शहीदों को शहीद नहीं मानते हो, और जो नक्सली हमारे ऊपर हमला करते हो उनको शहीद बोलते हो। वो उनके वजह से हम लोग बाहर बताते हैं कि हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो लोग हमको आतंकवादी दृष्टि से देखते हैं। ये कौन कन्हैया कुमार और जैसे लोग वामपंथी दलों ने ऐसा हम लोग के ऊपर लांछन लगवाया। JNU में क्लासेस होते हैं, इससे ज़्यादा क्लासेस दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं। जैसे बताइए कहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, BHU में होता है, हर जगह होता है। लेकिन इसको एक टारगेटेड ग्रुप में JNU को अटैक किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोटो वायरल होती है कि एक महिला है, कुछ लोगों के साथ डंडे लेकर मुंह बांध कर JNU के हॉस्टल में घुसती है, एबीवीपी की सदस्य बताई जाती है, और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। दिल्ली पुलिस ने आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है, उस महिला को। हो सकता है कि एक मॉब उसको अटैक करने आ रहा हो, वो डिफेंसिव मोड में हो। जो फोटो सर्कुलेट हुआ है वो जिस फोटो है, कोई लड़की खड़ी हुई है डंडा लेके। अब लड़की अकेली अकेली खड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो है, लेफ्ट राइट में एक गिरावट आई है, वो भाषा की मर्यादा की गिरावट है। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने किसी को वस्त्रों के आधार पर पहचाना कि ये नागरिक किस समुदाय से आते हैं। कांग्रेस और ये आप पार्टी साथ में काम कर रही थी। अब राहुल गांधी जी के लिए देखिए यमुना का क्या हाल हो गया है, नाला बह रहा है, क्या स्थिति कर रही है। वो तो गठबंधन टूटता रहता है, वहाँ पे नीतीश कुमार जी भी कभी कभी धोखा दे देते हैं, बिहार में भी। अरे नहीं चलता रहता है, चलता है कि नहीं चलता ये बता बोले। क्योंकि ये सूडो लेफ्ट है, ये सिर्फ ये कास्टिस्ट लेफ्ट है। ये क्या मतलब असली लेफ्ट का तब क्या होता है, अभी बताइए। अब आप असली लेफ्ट क्या है? ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट इतना मालूम होता है कि यार ये तर्क मत दिया कि ज़्यादा जानकारी नहीं, साइंस का स्टूडेंट हूँ। तुम BHU से आए यहाँ पे? तो ये मेरे साइड वाला है। दूसरी बात ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ब्राह्मणवाद का। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मध्य प्रदेश से आता हूँ और मैं DU का स्टूडेंट हूँ, हंसराज कॉलेज का, B.Com ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का। कर रहे हो? कार्यक्रम में आए हैं। अच्छा, तब ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। लल्लन टॉप इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में है। JNU जिसकी राजनीतिक विचारधारा और उस राजनीतिक विचारधारा में जो अलग अलग फांकें आपको दिखाई देती हैं, उन वजहों से चर्चा में रहता है। JNU इन वजहों से भी चर्चा में रहता है कि यहाँ पर तमाम बंदिशों और तमाम तैयारियों के बावजूद सालों से छात्र संघ चुनाव होते रहे हैं, जैसा देश के कुछ एक और विश्वविद्यालयों में हुआ करते हैं। JNU इस वजह से भी चर्चा में रहा है बीते कुछ सालों में कि यहाँ पर हुई कुछ राजनीतिक और सामाजिक एक्टिविटीज़ और डिस्कोर्सेस ने उन डिस्कोर्सेस में भी आपको कई बार संवैधानिक किस्म के सवालों का सामना करना पड़ा है। कई बार उसमें प्रशासनिक स्तर की कार्रवाइयाँ हुई हैं, और कई बार उन तमाम गतिविधियों में स्टेट का यानी देश की सरकार यानी देश का उस पूरे तंत्र का दखल भी एकदम जाहिर तौर पर देखा गया है। JNU में एक और फांक है। इस बातचीत को शुरू करने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि JNU में कुछ सालों पहले दो किस्म की फांकें बन गई जो साफ थी। एक थी लेफ़्ट की और एक थी राइट की। सब कुछ बीच एक लाइन के एक तरफ सब कुछ राइट में चला गया और एक सब कुछ लेफ़्ट में चला गया। तो JNU में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप एक ही जगह दोनों ही फांकों के छात्रों को खड़ा करके बात कर सकें, क्योंकि सेंसिटिव जोन है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इस बातचीत को हम एक दिशा दे सकें, इस बातचीत को एक मंजिल तक ले जा सकें, और JNU के स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं, डेमोक्रेटिक सवालों का क्या वो जवाब देते हैं, इसको हम इस बातचीत में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पहले से मौजूद हैं। साबरमती हॉस्टल के पास हैं हम लोग। कहाँ पे हैं? साबरमती हॉस्टल के पास हैं। ये धनंजय हैं, ये JNU स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हैं, और बाकी सब यहाँ के छात्र हैं। सबसे पहले मैं किससे सवाल पूछूं? ऐसा नहीं है कि आप ये बोलिएगा कि आप प्रेसिडेंट से पूछिए, ऐसा मत बोलिए। नीतीश कौन है? अच्छा, आप हैं। नीतीश जी, क्या नाम है आपका? नहीं,
मेरा सवाल यही होता है पहला कि क्या नाम है आपका, आपका नाम पहले पता चल गया तो पहले क्या अब क्या करूं। एक बात बताइए यार नीतीश, क्या किस कोर्स में है आप, कैसा कुछ है बताइए। मैं पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ। एक बात बताइए, मुझे यहाँ पता है कि अभी यहाँ पर ज़्यादातर लोग एक लेफ्ट वाली जो लाइन की तरफ झुकाव है उधर के लोग खड़े होंगे। अगर यहाँ पे एबीवीपी के लोग ऐसे आ जाएं, राइट वाले होंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होता है? आ भी सकते हैं, Practically बताइए, होगा कि सबका नहीं? कैंपस ऐसा नहीं है कि हम लोग को ऐसे लाइन खींच के चलते हैं पूरे कैंपस में कि इधर लेफ्ट वाले लोग आएंगे, इधर राइट वाले लोग नहीं आएंगे। लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें, और हम तो चाहते हैं कि वो आए हमसे डिबेट करें, लेकिन वो डिबेट नहीं करते, कि उनको पता है कि डिबेट में वो डिफीट हो जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए वो लाठी लेके आते हैं हमेशा मारपीट करने के लिए। एबीवीपी वाले लाठी लेकर आते हाँ, हैं। पिछले आई थिंक 3 यूजीबीएम के यदि आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे। यूजीबीएम, हाँ, ये क्या होता है? यूनिवर्सिटी। थोड़ा समझाइए लोगों को ना। तो यूजीबीएम बेसिकली यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग होती है, अच्छा। जिसमें स्टूडेंट्स, इस कैंपस के सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सभी, ठंडी होती रहेगी, हाँ, पीते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को लगभग उसमें 3 मिनट बोलने का मौका रहता है। अच्छा, लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट यूजीबीएम भी जो बुलाया गया था जेएनयूसी के द्वारा, जो इस कैंपस में एक जीएस कैश को डिसमेंटल करके आईसीसी लाया गया, तो उसका चुनाव को लेकर के डिबेट था। जीएस कैश यानी जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, ये हर विश्वविद्यालय में होना ज़रूरी होता है जी। तो वो 2016 में हटा करके एक आईसीसी यहाँ पे लाया गया, तो उसका चुनाव होने वाला था स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का। हम ये देखते हैं कि बीपी के लोग आते हैं, अपना नाम भी देते हैं कि हमको बोलना है, लेकिन जब नाम उनका कॉल किया जाता है तो वो नहीं आते हैं, और फिर किसी एक स्टूडेंट्स को जो भी बोलने आते हैं उनको हैकल करते हैं लगातार, और वही कोशिश चलते चलते अंत में वो पूरा यूजीबीएम को ही डिसरप्ट कर देते हैं। एक बात बताइए, जेएनयू में कब तक चलता रहेगा इस तरह से? मतलब आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, जेएनयू में कब तक चलता रहेगा? लेफ्ट वर्सेस राइट में जेएनयू लगा हुआ है। मतलब आप लोग तो अंदर के हैं यार, आप लोग तो ज़्यादा बेहतर स्थिति समझते होंगे, लेकिन मीडिया परसेप्शन बन चुका है, लोगों में परसेप्शन बन चुका है, अरे जेएनयू जाओगे तो कुटोगे। नहीं, देखिए ये बहुत गलत परसेप्शन। नाम क्या है आपका दोस्त? मेरा नाम गौरव है, मैं यहाँ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में एमए कर रहा हूँ। तो जो परसेप्शन है आप बता रहे हैं, जो मीडिया ने बहुत गलत परसेप्शन बना रखा है। इट इज़ नॉट लेफ्ट वर्सेस राइट, इट इज़ राइट वर्सेस ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कैंपस। तो जो एबीवीपी करता है वो एक विचारधारा है उसका, और वो हमेशा वही करता है। आप जैसे बताया साथी ने कि कैंपस में यूजीबीएम देख लीजिए, या इलेक्शन देख लीजिए पिछला, उससे पहले आप देखिए वीडियो इतना वायरल हुआ कि उसमें एबीवीपी का जो कैंडिडेट था स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में काउंसलर पोस्ट के लिए, वो साइकिल उठा के लोगों के छात्रों के ऊपर मार रहा है। छात्रों के ऊपर साइकिल, लिटरली वो साइकिल उठा के फेंक के मार रहा है वो छात्रों के ऊपर। आप देखिए यहाँ यूजीबीएम था, उसमें मतलब आप देखिए कि कितने सालों बाद एक प्रेसिडेंट हमारे चुन के आते हैं, और उनको तमाम तरह की बातें बोली जाती हैं। उनसे सहन नहीं होता है ये चीज़ कि एक दलित छात्र जो है उनका वो कर रहा है, अनुयायी, मतलब एक मार्गदर्शक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। वहाँ पे आके मतलब धनंजय को पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। आप देखिए एक हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साजिद, उनके साथ उनको बोला जाता है कि तुमको दूसरा नजीब बना देंगे। लाइक ये बोला जाता है उनको। नजीब जो है, आपको पता 2016 में एक छात्र थे यहाँ पे, जिनको एबीवीपी के गुंडों ने गायब कर दिया इस कैंपस से, और आज तक सीबीआई तक, यहाँ के सीबीआई और ईडी और जितना भी जो संस्थान है, वो पता नहीं लगा पाए कि वो कहाँ गया। एक छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, देश की इतनी देश की राजधानी की एक यूनिवर्सिटी से गायब हो जाते हैं, और इस देश के संस्थान जो हैं वो, मतलब आपको पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ। अभी देखिए कल 2 दिन पहले ही दिन की बात है, उसी सेम जॉइंट सेक्रेटरी को जेएनयूएसयू के लोहित के जो वार्डन है, लोहित हॉस्टल है हमारे यहाँ एक, उसके जो वार्डन है वो आके बोलते हैं कि तुमको गायब कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सवाल कर रहे थे वार्डन से कि आप जो वॉशरूम है, जो 1 साल से आप बना रहे हैं उसको, वो बन के पूरा नहीं हो पा रहा है, वो कब तक बनेगा। और वो उनका नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बताते हैं कि साजिद। उसी नाम को लेकर वो भड़क जाते हैं। तो इस तरीके का एक डर का माहौल जो छात्र निचले तबके से आ पा रहे हैं इस कैंपस में, उनके खिलाफ लगातार बनाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से फेलोशिप्स को बंद किया जा रहा है। हमारा एमसीएम जो है वो पिछले 12 साल से बंद है, मतलब बंद नहीं है, 2000 पे अटका हुआ है। एमसीएम जो है मेरिट कम मीन्स, एक स्कॉलरशिप मिलता है छात्रों को, जिससे कि छात्र अपना, जिनका इनकम 2 लाख से कम है एनुअली, वो अपना मैस बिल दे पाएँ। मैस बिल को कंपनसेट करने के लिए लाया गया। नजीब के केस का अपडेट क्या है अभी तक? क्योंकि नजीब का केस साल 2016 चल रहा है। मुझे याद है कि नजीब की मदर ने आप स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर धरना दिया था। बहुत दिनों तक जेएनयू में भी मार्च निकले थे। तो अभी उस केस की स्थिति क्या है? कुछ किसी को पता है इस बारे में? कोई अपडेट इस तरह का है नहीं अभी तक। दिल्ली पुलिस इस पर कोई जवाबदेही उसकी नहीं हुई है। आज भी नजीब की अम्मी हैं जो कोर्ट भटक रही हैं। अभी पिछले इसी साल हम लोगों ने बुलाया उनको कैंपस में, हमारे साथ जेएनयूसी के एक प्रोग्राम में शामिल हुई, और उसी तरह से वो लड़ आज भी रही हैं कि जिस तरह से आज से 5 साल पहले लड़ रही थी। और वही स्थिति आज भी है कि
न्यूज़ और तमाम इस तरह के मीडिया चैनल्स ने जिस तरह से उनके खिलाफ दिखाया, और आज भी उन चैनल्स के खिलाफ भी वो लड़ रही हैं। अभी मैं पिछले साल मैं कोर्ट भी उनके साथ पटियाला हाउस गया था, जो कोर्ट है वहाँ भी गया था उनके साथ। तो ये सारी चीज़ वही दौड़ भाग में है, और न दिल्ली पुलिस न सीबीआई किसी तरह का जवाब नहीं दे पाई। और सारे जो छात्र उस लड़ाई में शामिल थे, जो मारपीट कर रहे थे, वो आज भी उसी तरह से घूम रहे, कहीं दिख जाएंगे आपको अगर देखेंगे तो, जो मारपीट में थे उस दिन नजीब को जिन्होंने मारा था और जिन पे शक है। मारपीट का इल्ज़ाम लगता है, जिसके बाद नजीब गायब हुआ और उसके बाद कोई खबर नहीं है उसकी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग देखिए, अब मैं साफ बार बार डिस्क्लेमर इसलिए भी दूंगा क्योंकि यहाँ पर आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो पक्ष मौजूद नहीं है, ठीक है। मेरी एक जिम्मेदारी है ना कि मैं अपनी जिम्मेदारी तहत तो बात करूंगा ना कि वो पक्ष नहीं है यहाँ पे, तो बार बार उस पक्ष पे सफाई देने वाला या कोई काउंटर पर्सपेक्टिव देने वाला इंसान यहाँ पे नहीं है, या वो पक्ष ही नहीं है पूरा। फिर भी मैं पूरे दर्शकों से भी और सभी लोगों से ये भी अपील कर रहा हूँ कि तमाम आरोपों और तमाम बातों को एक चुटकी नमक के साथ जज्ब करें, जिससे किसी भी क्लैरिटी की गुंजाइश हमेशा बची रहनी चाहिए। अब ये बताइए, जैसे आप लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के वोटर ज़्यादा चांस है कि नहीं होंगे, आप लोग बहुत सारे लोग नहीं होंगे दिल्ली के वोटर यहाँ पे, है ना। आप लोग यहाँ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कैसे देखते हैं, दिल्ली के सेटअप को कैसे देखते हैं? क्योंकि दिल्ली में लगातार एक लड़ाई चल रही है कि सरकार कोई चला रहा है और न्याय व्यवस्था किसी और के पास है, और सारे कुछ एक आदमी के ऑफिस में जाके सारे इल्ज़ाम लगते हैं कि यार एलजी के ऑफिस से काम रुका हुआ है। इस पूरे सेटअप को आप लोग कैसे देखते हैं? नाम बता दीजिए पहले मैम अपना। मेरा नाम प्राची है, मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रही हूँ, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस लिटरेचर की मैं स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे जिस तरीके का एक दोनों लोग एक दूसरे पे सेंट्रल कहता है कि यहाँ पे जो उनके हक में है, कुछ उनके हाथ में ये सारी चीज़ें हैं, तो वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। तो इसी के बीच में, और यहाँ पे दिल्ली की स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है हाल फिलहाल में भी देखें, और बड़े बड़े यहाँ पे किस तरीके से वुमेंस के ऊपर जिस तरीके से हमले होते जा रहे हैं आजकल। ये हम बोलते हैं कि हमारे देश का ये कैपिटल है, और इस तरीके से यहाँ पे वुमेन सेफ्टी को लेके जिस तरीके की बात होते रहते हैं, तो उस पे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं। और अभी हम लोग देख रहे थे मेट्रो पास की बात हो रही थी, सरकार से भी मांग की गई कि वुमेंस को मेट्रो पास दिया जाए, जिससे उनको यहाँ पे चलने फिरने की अधिक सुविधा मिल सके। तो उन्हीं सारी तमाम चीज़ों को लेके एक तो मतलब प्राची जी, जिम्मेदार कौन है फिर इन सब चीज़ का? मतलब किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? दोनों ही सरकारों को? हाँ, ये हम कह सकते हैं कि दोनों ही सरकार उसी तरीके के, उसी ढर्रे पे चल रही हैं आज के समय में। और कोई भी जो जनता का जो मुद्दा है, उन मुद्दों से परे हटकर लोग अलग अलग अपनी राजनीति करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और आप देख ही रहे हैं देश का माहौल किस तरीके से बद से बदतर होते चला जा रहा है। कैसे बदतर हो रहा है? मुझे मैं आपसे सूचकांक जानना चाहूँगा। प्राची अगर कह रही हैं कि देश का हाल बद से बदतर हो रहा है, तो आपके पास पैमाने क्या हैं? मेरे पास पैमाने ये हैं कि जिस तरीके से आजकल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, या फिर आप देश में महिला हो, दलित हो, मुसलमान हो, आप उनका एग्जांपल देके उसको क्वांटिफाई करने को कहूँगा। जी, जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आए दिन कहीं पे घोड़ी पे दूल्हा चढ़ जाता है, कोई दलित चढ़ जाता है तो उसके खिलाफ में। और अभी आपने शायद आज देखा होगा कि पुलिस उनके आसपास, सोचिए एक दलित दूल्हा जो घोड़ी पे चढ़ के जाता है, उसके आसपास पुलिस लगी रहती है प्रोटेक्शन के लिए। और ऐसे तमाम मामले आते रहते हैं देखने को। और अभी संभल का केस देख ही रहे हैं आप कि किस तरीके से वहाँ पे गोलियाँ चलाई जाती हैं। और अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लाइब्रेरीज़ के अंदर घुस के सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, तो उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, लाठी डंडों से उनकी पिटाई की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी महिलाओं का आप देख लें देश में किस तरीके से आरजी कर वाला, और ऐसे कितने मुद्दे हैं जो हमारे जहन में और हमारे आसपास आते ही नहीं हैं, पहुँच ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें तो ये तो मल्टी लेवल फेलियर है ना। अगर दलित की बारात, किसी दलित व्यक्ति की बारात अगर घोड़ी पे चढ़ाने के लिए पुलिस निकालनी पड़ रही है, तो वो सरकार से ज़्यादा बड़ी समस्या हम लोगों की है। ये हमारे मोहल्ले से होकर दलित की बारात नहीं गुजर पाती क्योंकि हम ऐसे हैं। ये हमारी दिक्कत है सबसे बड़ी। मुझे लगता है सरकार से पहले तो हमें सुधारना पड़ेगा खुद को, क्योंकि सरकार तो ये बोल देगी भाई साहब हम तो पुलिस तो दे रहे हैं, कम से कम एक तर्क तो मिल जाएगा ना उनको कि भाई हम पुलिस तो दे दिए भाई कि आराम से गुजर जाए, या तो छोड़ देती सरकार। मैं आपसे काउंटर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। संभल में क्या हुआ, संभल पे आप बात करें, बोले कि हम दंगाइयों को क्यों छोड़ देंगे, वो मतलब ये तर्क देंगे, फिर वो सरकार ये तर्क देगी। आरजीकर में क्या हुआ, आरजीकर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। मैं आरजीकर के गेट पे था उस समय, मैं लोगों से बात की। आरजीकर में
मीडिया ने 150 ग्राम पता नहीं क्या क्या तमाम थ्योरी चलाई, लेकिन पता चलता है कि वो केस एकदम मतलब बर्बरता थी उसमें, मैं उसकी बर्बरता नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन उसकी बर्बरता अलग किस्म की थी। फिर यहाँ पे मीडिया की जिम्मेदारी की बारी आती है, या उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी की बात आती है जो लोग इस पूरे मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ आगा पीछा देखा नहीं, लेकिन एक कैपिटल पनिशमेंट और शॉट एट साइट वाली जैसी डिमांड शुरू कर दी, या चौराहे पे बलात्कारी को उल्टा लटका दो, इस तरह की डिमांड्स उठने लगी। तो जिम्मेदारी तो बहुत सारे लेवल पे तय होनी चाहिए, जवाबदेही बहुत सारे लेवल पे तय होनी चाहिए। सरकार पे क्यों मरना सारा दोष, मैं जानना चाह रहा हूँ इसको। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रही थी कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल का ही नहीं होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से उन सारी चीज़ों पे बोलना और उस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत अलग चीज़ होता है। और सबसे पहले ये हमारा राज्य का मसला होता है कि राज्य उस चीज़ पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करती है और किस तरीके से वो कितनी कार्रवाइयाँ करती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे इंडिविजुअल तरीके से अगर हम सोचने लगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। कोई एक व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इस चीज़ बदलाव आ जाए, किसी एक व्यक्ति के ऊपर हम ये नहीं थोप सकते। वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक पूरा का पूरा फेलियर होगा तो पूरा का पूरा जाएगा। किस लिए वो स्टेट में कोई सत्ता में क्यों बैठाया जाता है कि इन सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया जाए, देखा जाए, उन सब चीज़ों पर कार्रवाई करी जाए। हर चीज़ इंडिविजुअल ही नहीं होता, उसको कलेक्टिव भी देखा जाता है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कैमरे के पीछे छुपे हुए लोग, कोई कुछ? आप लोग आगे आ सकते हैं, ऐसा नहीं है मैंने किसी को बुलाया हुआ है बातचीत करने के लिए, आप लोग बात कर सकते हैं, किसी को जो भी बोलना हो। बातचीत हो रही है लोकतंत्र की और काम धाम की, कैसा चल रहा है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हमारी है या होनी चाहिए। हाँ भाई, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम है आकाश। आकाश भाई। हाँ, मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा यही है कि ये जो नया जो ट्रेंड चला है ना रेवड़ी बांटने का, कि इस फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये जो नया कल्चर स्टार्ट हुआ है ना, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ममता बनर्जी ने स्टार्ट किया लक्की भंडार, वहाँ से फिर लाडली बहना, फिर कर्नाटका में गया, राजस्थान में गया, अब दिल्ली में है। मतलब इसका कोई ऐसा लग रहा है कि अब ये इस पे भी कंपटीशन होने लगा है। हर पार्टी वो 2100 दे रहे हैं, हम 2500 देंगे, हम 3000 देंगे। ऐसा लग रहा है कि ये एक अलग ही कैंसर टाइप है जो बढ़ते ही जा रहा है। हर आने वाले इलेक्शन के साथ ये बढ़ते ही जा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारा पैसा है। तो ये भलाई के काम में लगाने के जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जगह, ये पैसा जो लोगों को आलसी बना रहा है, मतलब सीधे लोगों की जेब में जो जा रहा है, तो सरकार को लोगों को पैसा देना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी का पहिया चलता रहे। बट इसके और भी तरीके हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने। हाँ, मैं इस बात को समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्या जब हम बात करते हैं कैश इन हैंड की, ठीक है, कि जनता के हाथ में पैसा रखो, तो मेरे ख्याल से 2100 रुपये और 2500 रुपये ऐसे तो नहीं होते हैं कि उसको लेकर कोई एकदम आराम तलबी में चला जाए। मुझे प्रैक्टिकली नहीं लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ इतनी महंगाई है कि 2500 रुपये लेकर महीने भर खाए कोई। अगर कोई है तो मैं उस राज्य में शिफ्ट हो जाऊँ आज का आज, ठीक है, यहाँ 2500 में महीना कट जाए मेरा, ठीक है, होगा नहीं। नंबर 1 और नंबर 2, फिर वो सरकारों के दावे हैं कि यार हम जो एलिजिबल हैं उनके हाथ में हम पैसा रख रहे हैं, कि यार ये ज़रूरी लोग हैं, जरूरी थोड़ा कि इनके हाथ में रखा जा रहा है या इनके हाथ में आपके हाथ में रखा जा रहा है। क्राइटेरिया इतना ब्रॉड रख देते हैं ना कि बहुत सारे लोग लाभार्थी हो जाते हैं। आप कैसे डिस्टिंग करेंगे? और हमारे यहाँ पर जो सरकारी नौकरी में है वो तो अपनी इनकम प्रॉपर उसका बन रहा है, लेकिन जो सरकारी नौकरी में नहीं है उसको आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये सही लाभार्थी है और ये गलत है? 2500 रुपया एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए इस देश में काफ़ी नहीं है। और दिल्ली जैसे शहर में तो 2100-2500 में कुछ नहीं हो रहा। अरे दिल्ली क्या, आप मतलब दरभंगा में भी नहीं मिलेगा यार, मतलब कहीं भी 2500 बहुत कम होंगे। वही है, अगर सरकार चाहती है सच में उनकी लाइफ को बेहतर बनाना, तो इस पे एक स्टडी करे जो सच में लाभार्थी, जिनको ज़रूरत है, जो दबे कुचले, जो निचले, जिनको सच में ज़रूरत है, उनकी हेल्प करे, उनको आइडेंटिफाई करके हेल्प करे। ऐसा नहीं कि जस्ट एक क्राइटेरिया बना दिया कि जिनकी इनकम 3 लाख से कम, 8 लाख से कम, उनको हम ये देंगे वो देंगे, और इस पर कंपटीशन करने लग रहे हैं। ये तरीका नहीं है। ओवरऑल ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी जो पूरा एक डिमांड है ना, आप देखिए कि हम पूरे देश की आबादी को इतना रुपये मिनिमम देंगे। ये ज़्यादातर उन देशों में ज़्यादा इनका डिमांड आता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड जो है ना, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत जब कम हो जाती है, तो इकोनॉमी को ही सस्टेन करने के लिए सारी चीज़ें जो है लोगों के पास फ्लो किया जाता है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने की बहुत ज़रूरत तब पड़ रही है आपको कि आपके देश की इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब हो गई है, लोगों की आमदनी इतनी गिर गई है कि वो नॉर्मल खर्चा जो है वो कर नहीं रहे हैं। इस कारण से आपको ये देना पड़ रहा है। फिर यही बस होगी तो आप लोग सवाल पूछेंगे कि यार ऐसा थोड़े है कि ऐसा अभी 10-15 ही साल में हुआ है, पहले से चला आ रहा था। वरना जिस देश में मनरेगा जैसी स्कीम चल रही हो, जहाँ की रोजगार की गारंटी दी जा रही हो कि आपको साल भर में 100 दिन का रोजगार मिलेगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं सरकार,
तो मतलब ऑब्वियसली सोचिए ना कि अच्छी स्कीम नहीं है फिर ये। मनरेगा में आप गड्ढा खुदवा के पैसे दे रहे हैं, रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं ना। उसी तरह कुछ ऐसा स्कीम कराइए कि लोगों के हाथ में पैसा आए और कुछ स्किल सेट भी हो। मतलब बताइए यार, आप लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, आप ही लोग बनाएंगे ऐसी स्कीम, और क्या। उसका यही बात है ना कि यही धौलपुर हाउस में बैठ के आप लोग आईएएस निकालेंगे ना, बताइए। कहानी जानते हैं हम भी थोड़ी बहुत। तो आपका इकोनॉमी और वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है, अभी देखिए कि कोविड में जहाँ पे आम लोगों की आमदनी इतनी गिर रही थी, वहीं पे अडानी की आमदनी कितनी बढ़ रही थी। आपके देश में इस बात पे हम बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो अमीर लोग है वो हमारे यहाँ से आ रहा है। तो वो जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों के पास हो रहा है। मतलब मालिक क्या सरकार करे, वो अडानी से पैसा लेके बांट दे गरीबों में? नहीं, अडानी से पैसा नहीं, देश अडानी के पास जो पैसा है ना वो देश के लोगों का ही पैसा है। अब उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ कैसे, कि आप जिस तरीके से हर एक सेक्टर पे मोनोपोलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। पोर्ट को बेच करके आप किसको दे रहे हैं, तो अडानी को दे रहे हैं। एयरपोर्ट को बेच करके आप किसको दे रहे हैं, तो अडानी को बेच रहे हैं। रेलवे को बेच करके आप किसको दे रहे हैं, तो अडानी को चलाने के लिए दे रहे बिडिंग हैं। से होता है ये सब, तो सरकार कहती है कि हम बिडिंग से कर रहे हैं। जरूरत नहीं है ना उसकी, ये जरूरत में तो है, जीएमआर है, जीएमवी, जो सारे ग्रुप्स हैं लगातार एयरपोर्ट्स के लिए बिडिंग करते हैं। वो देखने के लिए लगता है कि वो बिडिंग में सारे ग्रुप्स होते हैं, लेकिन पता चलता है कि सारे बिडिंग पकड़ के एक ही ग्रुप के पास यदि जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिडिंग में घपला होता है। जब आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का कनेक्शन निकाल के देखेंगे तो उसके बीच का रिश्ता देखिए कौन है। कि भाजपा को एक कंपनी है जो कि इतने करोड़ों का चंदा दी है, वो बेसिकली एक सेल कंपनी है। एक कंपनी ऐसी है जो बीफ का कारोबार करती है। तो एजेंडा के लिए आप बीफ के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन चंदा लेने के लिए आप बीफ वाले कंपनी से पैसा उठा रहे हैं चंदा, और इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा एक कॉरपोरेट रिलेशनशिप है स्टेट का, सरकार का, यदि आप वहाँ पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो आपकी पूरी की पूरी सोशल सिक्योरिटी की पॉलिसी भी है ना, वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। और देश में हम देख रहे हैं वो लगातार कटौती ही हो रहा है। जो हम बोलेंगे कि सोशल सिक्योरिटी बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है, सोशल सिक्योरिटी कम हो रहा है। देश में यूनिवर्सिटीज़ के फंड कट हो रहे हैं, देश में जो पेंशन पूरा स्कीम था उसका फंड आपका कट हो रहा है, या फिर वो जिस तरीके से बढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ा है। और वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ घरानों में, कुछ कॉरपोरेट घरानों में फिक्स हो रहा है। तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ है इकोनॉमी का, जो यदि आप काम नहीं कर पाएंगे तो ये 3,000, 4,000, 6,000 रुपये पर महीने बांटने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मान लिए 3,000, 4,000 सरकार को नहीं बांटना चाहिए, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार ना बांटे। करे क्या लेकिन आप लोग बताइए ना, ये कंक्रीट आंसर दीजिए, ये मत बताइए करे मत करिए। जैसा उन्होंने बोला ना, ठंड बहुत पड़ रही है, कहें अलाव नहीं जलाएंगे। लेकिन ये है कि जिस तरह उन्होंने बताया ना कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है और चंदा धंधा वाला जो चल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में इलेक्शंस इतने महंगे होने लगे हैं ना, इतने महंगे होने लगे हैं कि हर पार्टी को चाहिए पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं, आप इलेक्शन में कुछ नहीं कर सकते। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? अब इलेक्शन कमीशन ने इंडिविजुअल के स्पेंडिंग पर तो कैप लगा रखा है, बट पार्टी के स्पेंडिंग पे कोई कैप नहीं है उस तरह से। इसके वजह से क्या होता है ना कि जीतने के चांस उसके ज़्यादा हैं जो ज़्यादा खर्चा करेगा। तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए। अब अगर जिस तरह यूएस में होता है, वो डायरेक्ट फंड करते हैं और वो जीतते हैं। क्या नाम क्या है? मेरा नाम राज हुआ, मैं सीके से हूँ, कोरियन सेंटर से। सर, जैसे कि सबसे पहले कि आप एजुकेशन सही करें, सिर्फ पैसे बांट देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब एजुकेशन अच्छा होता है, किसी के अंदर स्किल डेवलप होती है। जेएनयू में पढ़ रहे हो, अब क्यों एजुकेशन अच्छा करने की बात कर रहे हो यार? बहुत कम लोगों को मौका मिलता है ना जेएनयू में। तो जब अच्छा एजुकेशन मिलता है तो इसी जेएनयू का एक लड़का खड़ा कर देता है, जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। तो सिर्फ वेलफेयर स्कीम 2,500 रुपये बांट देने से काम नहीं होगा। लेकिन अभी जो आपकी गवर्नमेंट है, इसने एजुकेशन पे तो बहुत अच्छा काम किया है, जो दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी के। क्यों अच्छा काम किया है दोस्त? जो दिख रहा है, जैसे मैं बिहार से आता हूँ और मैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देख रहा हूँ, और पिछले 20 साल से वहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है, और फिर मैं यहाँ देख रहा हूँ एक ही देश में एक देश हमारा क्षेत्र इतना पीछे है, और यहाँ इतनी डेवलपमेंट है, और वहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है पिछले 20 सालों से, और यहाँ पे एनडीए बोल रहा है, बीजेपी बोल रही है कि मैं आऊँगा तो मैं चीज़ों को ठीक कर दूँगा। तो आप जहाँ पे हैं पिछले 20 सालों से, वहाँ आप ठीक नहीं कर पाए। आज भी एजुकेशन सिस्टम वैसा ही है। हम जेएनयू में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बिहारी हैं, पढ़ने वाले बिहारी हैं, सब लोग बिहारी हैं, लेकिन हमें दिल्ली आगे पढ़ना पड़ रहा है। हमारे बिहार में कोई चीज़ नहीं है। जब अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो एक उत्तर प्रदेश का लड़का आके उसने तो खड़ा किया ना। एजुकेशन है उसको अच्छा करना पड़े। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से आता हूँ, अब वहाँ पर क्या है कि आपको बुक्स दे दिया स्कूल्स में, स्कूल ड्रेस दे दिया, साइकिल भी दे दिया, सबूत साथी के नाम पे साइकिल भी मिल गई,
लड़कियों को पैसे भी मिल रहे, लेकिन अगर आपके पास टीचर ही नहीं है तो आप स्कूल ड्रेस पहन के किताब लेके स्कूल जाके क्या कर लेंगे। एक टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो होना चाहिए, एक अच्छे क्वालिटी टीचर का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, उसके बिना हम अगर बच्चा का बेस ही नहीं मजबूत होगा तो जेएनयू जैसी जगह कैसे आ पाएगा। उसका बेस तो आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना। तो हमें जैसे जेएनयू की आप लोग बात कर, आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने किसी को बुलाया है, आप जाओ। नहीं, हम लोग घूमने आए, बीएचयू से आए हैं यहाँ। तुम बीएचयू से आए हो यहाँ पे? तो ये मेरे साइड वाला है। बीएचयू में किस कोर्स में पढ़ते हो? सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं। आप? हम बिहार से हैं। तुम बीएचयू में नहीं हो? नहीं। जेएनयू से हो? नहीं, कोचिंग कर रहे हैं दृष्टि आईएएस। कोचिंग कर रहे हैं दृष्टि में। दृष्टि में कोचिंग कर रहे हो? जहाँ पे पानी भरा था? नहीं, नोएडा में अभी शिफ्ट हुआ है। नोएडा वाले में? अच्छा, ओआरएन वाले में नहीं हो? नहीं, उसमें नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है दिल्ली का माहौल यार? ठीक ठाक है भाई, चिल है अपना। ध्यान दीजिए थोड़ा, मतलब वहाँ का कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है ढंग से। ऐसा मत बोलो, हम वहीं पढ़े हुए हैं यार। नहीं, स्कॉलर आता है पढ़ाने के लिए, हम बता रहे हैं ना, स्कॉलर आता है पढ़ाने के लिए। जितना प्रोफेसर है ना सब सोया रहता है या जो भी कर रहा हो, कोई पढ़ाने नहीं किस आता। विभाग में हो? सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस। नाम और ईयर बता दो अपना बस कैमरे पे, बाकी पहुंच जाए। नाम सेकेंड ईयर, अमन सागर। अमन सागर, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस वाले कह रहे हैं प्रोफेसर साहब सोए रहते हैं, बाकी अब तुम देख लेना। पढ़ाने आते हैं बस, इसलिए हम लोग क्लास ही नहीं। और यहाँ तक बता रहे हैं, कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए ताकि डिबेट कर सके प्रोफेसर से ना, लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर आ रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे पढ़ा रहे हैं, सुनो बस हमको, ये नहीं कि तुम पूछो कुछ। हम पढ़ा दिए 40 मिनट 45 मिनट, तो फिर तब पूछो 1 घंटे के बाद। ऐसे थोड़े होता है यार, हम पढ़े हैं वहाँ पे यार। ऐसे हो रहा है अभी, नहीं ऐसे होता है भाई। प्रोफेसर आ ही नहीं रहा पढ़ाने और स्कॉलर आ रहा है पढ़ाने। लड़का सब बाहर ही रहता है, अब जाता ही नहीं कोई कॉलेज। समझ लीजिए 30% बच्चा कॉलेज जाता है पढ़ने के लिए। तुम जनवरी में यहाँ टहिल रहे हो क्योंकि वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आगे पढ़ने आ गए तुम जेएनयू यार। यार ऐसी बात कर रहे हो तुम। देख रहे यहाँ हो क्या रहा है। कम से कम अभी वैसे एग्जाम हुआ हम लोग का, खत्म हो गया तो बंद था थोड़ा, तो इसलिए घूमने आ गए। जनवरी में बीएचयू बंद हो जाता है ना 27 जनवरी को? नहीं, सोचिए सेमेस्टर एग्जाम 3rd सेमेस्टर का हुआ है अभी, जबकि टाइम कितना खत्म हो गया। ये एग्जाम होना था नवंबर के लास्ट वीक से शुरू होता, लेकिन तुम फंसते जा रहे हो, तुमको पता है ना अपने सवाल में जवाब में ही। नहीं, 3rd सेमेस्टर एग्जाम नवंबर में होना था, ठीक है, लास्ट वीक से, लेकिन अभी एग्जाम हुआ जस्ट 20 को ख़त्म हुआ है। तो फिर छुट्टी हुआ तो फिर आ गए घूमने, थोड़ा देख ले क्या है यहाँ पे, यहाँ कैसे चल रहा है, इसलिए देखने आए हैं और कुछ नहीं। आप लोग ये बताओ कि, हाँ मेरा एक सवाल है, पहले ये बताओ आप लोग, आता हूँ आपके पास भाई। आप ये बताओ, जैसे जो भी जेएनयू के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो ये बताएं मुझे कि आपकी यूनिवर्सिटी ना बहुत सारी ऐसी वजहों से भी चर्चा में रहती है जिस वजह से चर्चा में नहीं रहना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी को। इस यूनिवर्सिटी में जैसे कुछ लोगों ने बताया कि अभी नजीब का केस बताया, कुछ लोगों को ध्यान होगा जब कैंपस में पुलिस घुसी थी और किस 6 जनवरी और 7 जनवरी वाला। हाँ, कुछ लोगों को पता होगा कि कैंपस में कन्हैया और उमर खालिद वाला पूरा केस हुआ, ठीक है, वो पूरा केस हुआ था। कुछ लोगों को याद होगा अच्छे से कि कैंपस में मारपीट की घटना, एबीवीपी के छात्रों द्वारा कुछ अटैक की भी घटना सामने आई थी। इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मतलब वायलेंट क्लैशेस हुए हैं यूनिवर्सिटी में। आपकी यूनिवर्सिटी इस वजह से चर्चा में है जिस वजह से किसी यूनिवर्सिटी में चर्चा में नहीं रहना चाहिए। और भाई इन्हीं हरकतों को देख के, इन्हीं न्यूज़वर्दी चीज़ों को देखते हुए जो देश के बाकी विश्वविद्यालय हैं वो अपना हाथ पीछे खींचे रहते हैं कि यार छात्रों को इतनी ढील ना दी जाए। फिर वहाँ के छात्र समस्या करते हैं कि यार अरे ये ऐसा अगर हमारे पर अंकुश लगाया जा रहा है। नहीं क्या है सर, इसके पीछे रीज़न है सर, जो लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, उनको जो भी लोग पावर में रहे वो दबाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हाँ। और जो हम यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स लगभग नेग्लिजिबल हो गई है। हमारे यहाँ आज भी इलेक्शन कंडक्ट होता है और आपका रिपोर्टिंग भी हुआ है एल टॉप का। यहाँ के आके देखिए यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। और जिन चीज़ों का चर्चा हो रहा है कि जेएनयू में क्लासेस होते हैं, इससे ज़्यादा क्लासेस दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं। जैसे बताइए कहाँ पे? जहाँ भी स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, बीएचयू में होता है, हर जगह होता है। लेकिन इसको एक टारगेटेड ग्रुप में जेएनयू को अटैक किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी अध्यक्ष बनते हैं या फिर जो भी, उसके पॉकेट में 50 रुपये ना हो तो यहाँ का अध्यक्ष बन सकता है, काउंसलर बन सकता है। लेकिन और कोई भी यूनिवर्सिटी आप मुझे बता दीजिए पूरे भारतवर्ष में जो इतने कम में एक इलेक्शन लड़ने के लिए डीयू में करोड़ रुपए बहा दिए जाते हैं।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एकदम सस्ते सस्ते चुनाव होते हैं और 50 अगर आपके पॉकेट में 50 रुपए ना हो फिर भी आप यहाँ के अध्यक्ष बन सकते हैं। ऐसा होता है, मतलब ऐसा ऐसा है कि मतलब मैं कोई बात सुन के जाऊंगा यहाँ से? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। पैसे नहीं चाहिए यहाँ पैसे के इलेक्शन दम पे में, नहीं होता है, पैसों के मेरिट दम के पे दम कुछ पे नहीं होता होता जैसे और अदर इसीलिए- यूनिवर्सिटीज में और होता इसीलिए है। यहाँ दबाया जा रहा है यहाँ के लोगों को, यहाँ टारगेटेड। और कोई भी गवर्नमेंट हो, इससे पहले कांग्रेस की हो या फिर कोई भी हो, वो और यहाँ कुछ चीज़ें हैं भी जो नहीं होनी चाहिए। अरे कांग्रेस का थोड़ा सा संभाल के लेना तुम लोग यार। यहाँ पे इतिहास ये भी रहा है कि यहाँ के अधिकतर लेफ्ट वाले कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं बाद में, ठीक है। वो तो होता है, वो दुनिया में वो यहाँ से जाने के बाद अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं उससे अब हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने बोला इसीलिए अभी से बना के चलोगे, चलना है तो। कांग्रेस ज्वाइन करने का रीज़न है सर कि जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है ना वो बिल्कुल सिमटती जा रही है, पूरी दुनिया से सिमट गई है। अब जेएनयू जैसे कुछ जगह पे रुकी हुई है। काहे सिमट गई लेफ्ट आइडियोलॉजी यार? काहे यूनिवर्सिटी के कैंपस में महदूद होकर रह गई लेफ्ट की आइडियोलॉजी? क्योंकि सर सोसाइटी से जो है वो बहुत कटी हुई चीज़ें हैं उसकी, बहुत आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं जो बताओ, खुल के बताओ, बोलो गुरु। ऐसा नहीं आइडियलिस्टिक सोशलिस्टिक चीज़ें नहीं, जो खुल के बताओ। सर इक्वालिटी की बात होती है लेफ्ट आइडियोलॉजी में, लेकिन हर कोई इक्वालिटी ला नहीं सकता। जिस तरह की आइडियोलॉजी लेफ़्ट की है कि इस तरह से इक्वालिटी आए, उसमें भी डेमोक्रेटिक चीज़ें कम है लेफ़्ट में, वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप की बात होती है जब आप एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जाओगे। और हमारे जेएनयू में भी बहुत सारे ऐसे लेफ़्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, किसी भी तरह के वो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारे देश का वो उस पर बिलीव नहीं करते हैं। हमारे ऐसा है बिल्कुल है। चुन के आ रहे हैं चुनाव से ना सर, यहाँ पे है दिशा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पे अभी रन हो रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, 20 से ऊपर तो लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो बिलीव नहीं करते। वो पता नहीं किसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब क्रांति आएगी और सब कुछ बदल जाएगा। लेफ्ट वाले और इसीलिए जो प्रैक्टिकलिटी है उस आइडियोलॉजी की वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। कैंपस के बाहर उसका वाइबल मतलब मॉडल चल नहीं पाएगा। लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है ना, जो इक्वालिटी की, वो एक्चुअली में मॉडल सुनने में अच्छा है बट प्रैक्टिकल नहीं है। पूंजीवादी समाज में चल नहीं पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है, लोग चलने ही नहीं देंगे। हमारा भारत का समाज तो चलने ही नहीं देगा। हमारे बिहार में थोड़ा बचा है, हमारे बिहार में कहाँ बचा है मालिक तुम्हारे यहाँ? बिल्कुल मालिक का थोड़ा सा तो है प्रेजेंट, और अच्छा खासा है। 16 सीट लड़के 12 सीट जीतते हैं विधायक वहाँ। हमारे जेएनयू के हैं विधायक वहाँ बने हुए हैं, जेएनयू से पढ़े। और कहाँ बचा है? बस थोड़ा केरल में बचा है, थोड़ा केरल में, थोड़ा बंगाल में भी ऑलमोस्ट खत्म ही है। बंगाल में ऑलमोस्ट खत्म है, मान लो पूरी दुनिया से खत्म हो रहा है। और अब समय जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा और ये आइडियोलॉजी और खत्म होती जाएगी। इसका मतलब प्रॉब्लम लेफ्ट के साथ ये हो गई कि लेफ्ट ने अपनी विचारधारा को रिफाइन नहीं किया समय के साथ। बिल्कुल। वेस्ट बंगाल में बताऊं, वेस्ट बंगाल में जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, मैंने तो देखा है, तो 34 साल तक उनका शासन रहा। उन्होंने नए लोगों को मौका ही नहीं दिया। वही लोग 7 बार 6 बार 8 बार से वही विधायक है, नए लोगों को चांस ही नहीं दिया। वो छोड़ना ही नहीं चाहते। वो अपनी आइडियोलॉजी पे भी नहीं है। इसी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष चंदू हैं जो जिन पार्टी पर उसे मारने का आरोप लगता है, आरजेडी पे आरोप लगा, सीवान की बात कर रहे हैं आप, और शहाबुद्दीन केस की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर आरजेडी और माले साथ मिलकर लड़ते हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में। उसी के साथ है वहाँ, तो फिर वो भी अपनी आइडियोलॉजी पे तो बिल्कुल नहीं है। जो आइडियोलॉजी की बात करती है लेफ्ट, तो वो भी उन लोगों के साथ ही हाथ मिला रही है। इलेक्शन में उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस का विरोध किया और फिर कांग्रेस के साथ कांड भी लेफ्ट के खाते में लिख दिया जाता है कई बार। जी भाई, कुछ बोल रहे थे आप लोग, थोड़ा इंटरेस्टेड लग रहे थे बातचीत में, इसलिए मैं घुमा लेता हूँ, जैसे इंटरेस्टेड जो दिखता है उसकी तरफ। बताइए तो सवाल बताइए आप। सवाल बात चल रही है कि लेफ्ट फेल क्यों कर गया? देखिए इसमें अगर कर गया या नहीं कर गया। नाम क्या आपका? मेरा नाम मनीष है और मैं यहाँ जर्मन का छात्र हूँ, BA 3rd ईयर में। अच्छा। तो बेसिकली मतलब हम इसको दो नज़रिए से देख सकते हैं। चाहे एक आप बोल सकते हैं कि लेफ़्ट पार्टीज़ फेल कर गई, लेकिन लेफ़्ट के जो बाकी विचार हैं कि आप लोगों से पूछेंगे कि क्या शिक्षा मतलब फ्री शिक्षा होनी चाहिए, हेल्थ केयर लोगों को मिलना चाहिए, तो आप लोगों से पूछेंगे तो लोग यही बोलेंगे कि हाँ होना चाहिए। तो वो भी तो एक लेफ़्ट का ही विचार है। राइट में तो लोग प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, बोलते हैं कि फ्री मार्केट होना चाहिए, लेकिन अगर आप इन विचारों की बात करेंगे तो हाँ लोग ये मानेंगे कि हाँ ये विचार हो। आप ये बोले अरविंद केजरीवाल वामपंथी हैं? वो वामपंथी नहीं है, लेकिन ये विचार तो लेफ्ट के ही है ना। शिक्षा, हाँ, अरविंद केजरीवाल तो चलिए वो पॉपुलिस्ट बात करते हैं, चाहे जो चीज़ लोग जनता को पसंद आए, लोग लुभावन बातें करते हैं, वो अलग बात है। कुछ तत्व तो सभी पार्टीज में मिलेंगे ही। आप थोड़ा बहुत तो जैसे फ्री की बात कर रहे हैं, तो वो तो कुछ जो वामपंथी जो विचार है या कम्युनिस्ट जो विचार है, वो कुछ चीज़ें तो लगभग लोग पार्टीज में सेम सी होती हैं, लेकिन जब बहुल्यता की बात करते हैं तहाँ वहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है। हाँ बताइए। तो हर एक पार्टी में होती है थोड़ा बहुत। क्या?
मतलब जो भी कमियां हो, जैसे मैं यार मुद्दा ये है ना हाँ। कि आप मतलब लड़ाई सारी यही रह जाएगी आखिर में कि यार विचारधारा सरवाइव कर पाई, पार्टी नहीं सरवाइव कर पाई। हाँ, ये तो है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी का जो मतलब नाम तो नहीं लेंगे किसी पार्टी का, कोई भी अरे ले लो यार, ऐसा कौन सा यार तुम कौन सा सरकारी अफसर हो, लगे हुए हो, आईएएस अफसर लगे हो। हाँ बताओ यार तुम। अभी जैसे बीजेपी की विचारधारा है, अभी आप देख रहे हैं कि जो मतलब पावर में है, ज़्यादातर जो भी काम है मतलब जो पावर वाले लोग हैं उन्हीं के हाथों में है। ये लोग मतलब कि जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ रहा है और जो गरीब है वो वहीं पे दबा रह रहा है। तो ऐसे विचारधाराओं से हमारा मतलब देश तो आगे बढ़ेगा नहीं, देश इकोनॉमिक्स में आगे जाएगा नहीं। जो भी मतलब यहाँ पे है, इन लोगों का जिसके पास पैसा है वो आगे जा रहा है, जो गरीब है गरीब ही रह जा रहा है। तो इसके लिए हमें पहले हम लोग मतलब जाएंगे कुछ साल, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहाँ पे देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा बनाया गया, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या हुआ। पर अभी जो है रोज़गार ना दिया जा रहा है, जो भी है प्राइवेट होता जा रहा है, जिससे मतलब देश में जो भी है अभी देख रहे हैं बेरोजगारी कितना चरम पे है। हमारे मतलब कि जो देश के प्रधानमंत्री वो बोलते हैं कि मतलब इतना हम लोग साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कितना रोजगार मिल रहा है, कितना लोग बेरोजगार हो गए हैं। और साल कितना लोग जो हमारे देश का जब कांग्रेस की सरकार थी कि हमारा जो देश मतलब बेरोजगारी में कितना मतलब कितने नंबर पे था और कितना भूखमरी देश में था। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री लगभग 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं, जिससे ये आपको क्या लगता है ऐसे में कि हमारा देश मतलब अच्छे राह पे जा रहा है या अच्छे रास्ते पे जा रहा है? इससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक काफ़ी समस्या का बात है, काफ़ी इस पे कुछ होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। जो कि साल से मंथन हो रहा है यार अभी। नहीं, आजकल के मीडिया को भी आप देख रहे हैं किस तरह की बातें हो रही हैं और क्या से क्या दिखाया जा रहा है। जो वास्तविकता है देश का, कोरोना काल के बाद आप देखेंगे जो राशन देने का जो अलग अलग गवर्नमेंट ने चलाया, वो अपने प्रॉफिट को लेकर चलाया कि कैसे वो जो है सरकार में बने रहें, ये बातें नहीं है। बाकी वो उसमें लोगों का हित नहीं जो रहा है। देश का वास्तविकता है उसको दिखाना चाहिए, जो देश का वास्तविकता है उसको मुद्दे पर लेना चाहिए। हर समय देख रहे हैं तो इसी पार्टी का न्यूज एक ही देख। अभी हम लोग कोई ऑप्शन नहीं। आप दिल्ली गवर्नमेंट का जो भी बसेस सर्विसेज हैं आप देखिए, बहुत बेकार जो है अवस्था में जा रहा है ना। तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जैसे आप फ्री कर दीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें मेंटेनेंस समय समय पे मेंटेनेंस भी चाहिए ना। तो वो मेंटेनेंस आप बसों की हालत देखिए। आप बोलते हैं कि मोटा माटी तो ठीक ही मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले इतना बसें होती थी, ये है कि इन्होंने थोड़ा बसों में जैसे अब इलेक्ट्रिक बसों का जो है प्रयोग शुरू हो गया, तो ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। लेकिन अगर मेंटेनेंस की बात करें तो वहाँ जो है सरकार पूरी तरीके से जो है असफल जो है वहाँ पे। बातचीत का दूसरा सिरा उन छात्रों के साथ जिनकी विचारधारा थोड़ी राइट की तरफ लीन करती है। जेएनयू में हैं आप, तो जेएनयू में आपको इस तरह से लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई में बात करनी होती है। लेकिन हम आगे बातचीत करें उसके पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए। आप बोलिए। नहीं बोलना नहीं है। ये वीडियो साल 2023 का है, जब केरला स्टोरी फिल्म का जेएनयू में एक प्रीमियर हुआ था और उसमें हम लोग यहाँ पर कवर करने आए थे प्रीमियर और प्रीमियर के बाद लोगों से बातचीत का। जिस लड़के को आपने देखा जो ये कह रहा था कि नहीं हमें कुछ बोलना नहीं है, वो लड़का आज हमें यहाँ मिल गया है। भाई क्या नाम है आपका? संजीव मिश्रा। क्या हुआ था उस दिन यार? उस दिन चूंकि मतलब नहीं, पीछे तुम कुछ बोल रहे थे, हम घूम के आए, क्या बोलना है बताओ। तो तुम बोले नहीं कुछ बोलना नहीं है। नहीं हुआ क्या था? इसलिए बोला था क्योंकि जो अंदर हमारे जो वो आए थे जो प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा कि आप लोग अभी जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक बताइएगा मत। और आप पूछ रहे थे तो बच्चे बता रहे थे, तो मुझे लगा कि पूरा वो जो बोल रहे हैं उनका वो प्राइवेसी उनकी बात का मान रखने के लिए मैंने ऐसा बोला था कि नहीं आप बोलना नहीं है, ऐसा था। नहीं बोलना है, ऐसा। तुमको लगा था कि वो वायरल होगा, इतना अंदाजा हुआ था? मुझे अंदाजा तो नहीं था, लेकिन अब वायरल हो गया आपके माध्यम से, तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने नहीं किया था यार। मतलब हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वायरल हो गया तो अब उसमें अब क्या, कभी आदमी सोचा भी नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा वो। चलिए यार एक बात बताइए, अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ था जो थोड़ा लेफ्ट की तरफ लीनिंग है। आप जानते हैं जेएनयू में साफ है कि जेएनयू में लेफ्ट और राइट से एक अम्ब्रेला के नीचे बात नहीं हो पाती है, ठीक है, वो नहीं कर सकते आप। अब आप ये बताइए हमको
कि वो उनसे हमने बातचीत की कि आप लोग एक अम्ब्रेला में बातचीत क्यों नहीं करते हैं, तो वो बोलते हैं कि एबीपी वाले हमसे बहस करने से भागते हैं यहाँ पे, और वो बहस में लाठी डंडे लेकर आते हैं और राइट वाले लाठी डंडे लेकर आते हैं। ये इल्ज़ाम उनके हैं, आप लोग के क्या इल्ज़ाम है या आपको क्या बचाव है? कौन बोलेगा? तुम ही बताओ बोले भैया, आज तो बोल लो। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ जो लेफ्ट आपको ये कह रहा है कि वो नहीं मतलब हम लोग भागते हैं, तो हमेशा हमारे तरफ से खुला मंच हम लोग देने का प्रयास करते हैं। आज भी हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम खुला मंच देते हैं, कोई भी प्रश्न आप पूछिए, कोई भी वो दीजिए, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार ही नहीं होते। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मैं JNU-SU में काउंसलर हूँ, मैं इलेक्टेड काउंसलर हूँ मैं, और JNU-SU में जब हम लोग बोलते हैं तो JNU-SU में जो 4 मेंबर लेफ्ट के तरफ से जीते हुए हैं, जो मुख्य पृष्ठभूमि हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग, खैर गलतफहमियों से वो नेतृत्व बस कर रहे हैं, वो बोल नहीं पाते हैं लोग, वो हमारे सामने बोल ही नहीं पाते हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं। धनंजय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो बोल ही नहीं पाते हैं, क्यों? वो सब छोड़िए, मीटिंग तक नहीं करा पाते हैं। JNU-SU के संविधान में ऐसा रूल है कि हर महीने में एक कम से कम JNU-SU के विषयों को लेकर मीटिंग हो, विद्यार्थियों के विषयों को लेकर मीटिंग हो, लेकिन आज कम से कम 10 महीने हो गए और 10 महीने के भीतर केवल मात्र 1 से 2 मीटिंग ही करा पाए। सबसे निकम्मी JNU-SU इस बार चुन कर आई है, और वो लोग हमको सिखा रहे हैं कि आप डिबेट और डिस्कशन से भाग रहे हैं। एक और इल्ज़ाम सुनिए भाई, अब आप जब बोल रहे हैं धनंजय के ऊपर, तो वो बोलते हैं कि एबीवीपी के लोगों को, ये कैमरे पर रिकॉर्डेड है कि एबीवीपी के लोगों को, राइट के लोगों को पछता नहीं है कि कोई दलित कैसे JNU-SU का प्रेसिडेंट बन गया। अरे हमारा दलित प्रेसिडेंट, हमारा जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट था आदिवासी छात्र उमेश अजमेरा, हमारा प्रेसिडेंट कैंडिडेट था, तो हम कहाँ ऐसा भाग रहे हैं? हम क्षेत्र और जाति में बांटने वाले हम लोग नहीं हैं। हम तो नारा देते हैं कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, ये हमारा नारा है, उनका नारा थोड़े है ये, और वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज तुम बोल रहे हो, आज तुम बोले हो। एक बात और आपने बोली थी कि हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम फैक्ट के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम तर्क के ऊपर पहुंचते हैं। तो हमारी विचारधारा ये ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता से शुरू होती है, तो हम तो ज्ञानशील एकता की बात करते हैं, हम लाठी डंडों की बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, जब हम सत्य बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है, वो सत्य का सामना नहीं कर पाते, और इसलिए फिर वो ऐसे नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और हम तो यार, लेकिन वो तो मतलब तो नारा उस बाद में पता चला था कि वो डॉक्टर्ड वीडियो था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो इंशाल्लाह चला था, वो तो बाद में पता चला डॉक्टर्ड वीडियो था। कई सारे स्टूडेंट्स ने आके टीवी में भी बोला था। हाँ जी, काफ़ी इसमें रियल नारे वाले वीडियोस भी थे, केवल एक या दो डॉक्टर था, वो पूरे स्टोरी को स्मज करने के लिए 1-2 डॉक्टर उसमें डाल दिया गया था। कहते हैं कि भारत की आर्मी कश्मीर में बलात्कार करती है, तो क्या ठीक है क्या ये बात? आप जो सेना सीमा पे खड़े होके छाती पे गोली लेती है, दुश्मन से लड़ती है, आप उस सेना के बारे में ऐसा बोलते हो? आप नक्सली हमले में होने वाले शहीदों को शहीद नहीं मानते हो, और जो नक्सली हमारे ऊपर हमला करते हो उनको शहीद बोलते हो, तो क्या ठीक बात है क्या ये? कौन कहा? थोड़ा एग्जांपल के साथ बताओ। पूरा सोशल मीडिया पे अवेलेबल है साहब, आप देख लो जाके। तो ये सारा सोशल मीडिया पे जो भी लग रहा है वो वामपंथी है। कौन बोलता है उनके अलावा? हम तो देश की बात करते हैं, हम तो देश के खिलाफ बात नहीं करते, वो देश के खिलाफ बात करते हैं। शब्द में भाई साहब आप बताइए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो नाम है, सौरभ सर भी वहीं से पढ़े हैं, सौरभ सर हम लोग जान रहे हैं, सौरभ सर, इन लोगों का नाम है, एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लोगों का नाम होता है कि यहाँ का विद्यार्थी अपने में एक ताकतवर है। उस चीज को धूमिल करने का कौन कार्य किया? 2016 में कन्हैया कुमार ने इस चीज को धूमिल किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऊपर कलंक लगा कन्हैया कुमार के नाम से, वो उनके वजह से हम लोग बाहर बताते हैं कि हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो लोग हमको आतंकवादी दृष्टि से देखते हैं। ये कौन कन्हैया कुमार और जैसे लोग वामपंथी दलों ने ऐसा हम लोग के ऊपर लांछन लगवाया? मैं तो सिर्फ मैं इंटरनेशनल रिलेशन का छात्र हूँ यहाँ पे। नाम क्या आपका? मेरा नाम कृष्णकांत द्विवेदी है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट रखूँगा कि कम्युनिज्म की विचारधारा वायलेंस पे है। आप रशिया उठा के देख लीजिए, चाइना उठा के देख लीजिए, पीस की बात हम लोग करते हैं। भारत संस्कृति शुरू से ही पीस की बात करती आई है। आप एंशिएंट काल में देख लीजिए, अभी देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए उठा के, हमने कभी वायलेंस की बात ही नहीं की है। तो फिर वो आप फिर इल्ज़ाम लगता है कि यार एबीवीपी वालों से बहस के बाद नजीब को साल 2016 में गायब कर दिया गया, इसका आज तक कोई पता नहीं चला है। नजीब के गायब होने का इल्ज़ाम यहाँ के JNU के दक्षिणपंथियों पे लगता है।
नहीं तो ये दक्षिणपंथियों पे एग्जाम लगता है, लेकिन हम लोगों ने नजीब को हम लोग किसी को गायब नहीं करवाए हैं। ये कोई प्रूफ नहीं है कि हम लोग गायब करवाए हैं। ये आप मीडिया में आके कुछ बोल जाइए कि ये गायब करवाए तो ये मान्य थोड़े हो जाएगा। हम जब आरोप आप लगा दिए, आरोप साबित थोड़े हुआ है, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। और देखिए हमारा वायलेंस के हमारा वही नहीं है। हम तो भाई ज्ञानशील एकता की बात करने वाले लोग हैं। हम ज्ञान की बात करते हैं, शील की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। और वो लोग बात कर रहे हैं जिनके पूरे इकाई में रेपिस्ट भरे हुए हैं। ऐसे लोग हम लोग से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप ऐसे इल्जाम लगाएंगे तो उसका आपको ये बड़े इल्जाम होते हैं, बड़े इल्जाम आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। अरे एकदम डेटा है सब। अकबर चौधरी ये सब क्या है? ये सब यहीं के बच्चों के साथ रेपिस्ट जैसे कार्य किए, उसके बाद यही वामपंथी दलों ने उनको श्रेय देने का काम किया। और उसके आड़ में, कांग्रेस के आड़ में पूरा वामपंथी दल इस देश में अपना एजेंडा साबित करने का काम किया है। हर जगह उनके लोग बैठा दिए गए। सिस्टम को पूरा खराब करने का काम वामपंथी दलों ने किया है। उठा के देखिए आप, हम लोग ऐसे थोड़े बोल रहे हैं। हमको इनकी मेरा नाम सदन कुमार है, मैं एनवायरमेंटल साइंसेस में हूँ। सर हमको किसी के आइडियोलॉजी दिक्कत नहीं है, मगर जो इनकी जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वो स्यूडो लेफ्ट है। ये अब कभी भी हम लोग बात करते हैं पुअर्स की वेलफेयर की, तो पुअर्स वेलफेयर के लिए, तो ये उस पॉलिसी मेकिंग पर जो पुअर्स के वेलफेयर की हो, उस पर ये कभी भी स्टैंड लेते नहीं है। इनका केवल एक गुटबाजी का एक सीन रहता है, कभी पुअर वेलफेयर पर स्टैंड लेते ही नहीं है। भाई अगर आप लेफ्ट में जाइए, आप लेफ्ट मानते हैं तो हम आपकी आइडियोलॉजी रिस्पेक्ट करते हैं, तो पुअर्स वेलफेयर पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप पॉलिसीज इकोनॉमिक बेसिस पर क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं बनाएंगे कभी, क्योंकि ये स्यूडो लेफ्ट है, ये सिर्फ ये कास्टिस्ट लेफ्ट है। ये क्या मतलब असली लेफ्ट का तब क्या होता है? आप ही बताइए। अब आप असली लेफ्ट क्या है? ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट इतना मालूम होता है कि जो यार ये तर्क मत दिया कि ज़्यादा जानकारी नहीं, साइंस का स्टूडेंट हूँ। उतना टेक्निकल नहीं है, इतना मुझे मालूम है कि जो कैपिटल है वो वेलफेयर के लिए यूज़ होना चाहिए। जो मतलब पुअर्स हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनमें भी कुछ शेयर जाना चाहिए। दैट व्हाट इज कम्युनिज्म ना भाई। जो कैपिटल है वो सब में जाना चाहिए, पुअर्स में जाना चाहिए। तो ये अगर कोई गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे ये जो वेलफेयर पॉलिसीज़ बनते हैं इकोनॉमिक बेसिस पर, तो उस पर बात क्यों नहीं करते हैं ये? दैट व्हाट इज कम्युनिज्म ना। मैं वही अपने पॉइंट को एक्सटेंड करूंगा कि भाई ये लोग जितनी भी बात कर लें, आप रशिया उठा के देखिए, चाइना उठा के देखिए, कोई भी ऐसी कंट्री आप उठा के देखेंगे, वहाँ पे सिर्फ अगर विचारधारा वो अगर शासन करने आई है तो वहाँ पे सिर्फ खून बहा है। और अगर भारत में भी ये लोग हावी हो जाते, अच्छा हुआ नहीं हुए, अगर धोखे से भी हो जाते, तो जैसे इन लोगों ने इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दिया है, बी इट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर, उसी तरह ये पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर देते। ये एक ऐसा वायरस है जो पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर देगा। ये बताइए, जेएनयू के हॉस्टल में घुसकर मारपीट की जाती है जी, और लेफ्ट वाले करते हैं ये सब। सुन लीजिए, ठीक है। और वो केस जिसकी मुख्य आरोपी हैं, क्या नाम था उनका? कोई शर्मा या कुछ करके नाम था ना, वो महिला एबीवीपी की सदस्य थी। फोटो सर्कुलेट हुआ था, चेहरा बांध के महिलाओं का, महिला एक ग्रुप के साथ। अरे मैं फैक्ट तो बता दूं, फिर आप अपने स्तर के अपनी जानकारी दीजिएगा। अरे गुरु, तुमको बोलने का पक्का मौका देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि बात सुन लो पूरी आप लोग, फिर मैं अपने हिस्से की बात रखो। फोटो वायरल होती है कि एक महिला है, कुछ लोगों के साथ डंडे लेकर मुंह बांध कर जेएनयू के हॉस्टल में घुसती है। एबीवीपी की सदस्य बताई जाती है और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। दिल्ली पुलिस ने आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है, उस महिला को। कहाँ है, केस की क्या डिटेल है? सीधा आरोप लगता है एबीवीपी पे, यहाँ के स्टूडेंट कैंपस की राइट पॉलिटिक्स पे आरोप लगता है कि वो हॉस्टल में घुस के वायलेंस कर रहे हैं, और एकदम खुल्लम खुल्ला आरोप है। और जिस समय ये आरोप लगते हैं उस समय राइट विंग की ओर से, यूनिवर्सिटी के राइट विंग की ओर से कोई सीधा बचाव और खुलकर बचाव नहीं किया जाता है। वो सारा कुछ वहीं अटका रहता है। कौन बोलेगा इस पे? इनसे बोल। सर अगर किसी खड़ा होना और खड़े हो पे अगर कोई डंडा लेके खड़ा हुआ है, तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बंदा ऑफेंसिव है डिफेंसिव है? हो सकता है कि एक मॉब उसको अटैक करने आ रहा है, वो डिफेंसिव मोड में हो, ठीक है। और जिसका ऑफेंसिव वीडियोस हैं, मैं फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फोटो सर्कुलेट हुआ है वो जिस फोटो है, कोई लड़की खड़ी हुई है डंडा लेके। अब लड़की अकेली अकेली खड़ी है, अकेले लोग कभी ऑफेंसिव नहीं होते। और जिनका मॉब का पूरा वीडियो है, 100-150 लोगों का जो ऑफेंसिव है, हमारे एक कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, ठीक है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता है। पहली बात कि जो घटना वो घटी, उसमें सर्वप्रथम इस कैंपस में पहले तो वो उस फीहाई के समय का विषय था और परीक्षाएं नहीं होने दे रहे थे। ये फीहाई का ये जनवरी का विषय था, हाँ 2020 परीक्षा नहीं होने दिया जा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, परीक्षा नहीं होने दिया जा रहा था।
विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा होने पर कराने के लिए वीसी को एप्लीकेशन दिया, सबको एप्लीकेशन दिया। हर संस्कृत स्कूल में मैं स्वयं खड़ा होकर परीक्षा हम लोग ऊपर देते थे, हमारे सीनियर नीचे खड़े होकर हमारा पहरा करते थे कि कोई आ न जाए, ये घुस के अंदर पेपर फाड़ दिया जाता था। उस समय की यह घटना है। और उस समय पहले आतंकवादी हमला कराया गया विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की तरफ। किसी को आतंकवादी अरे आतंकवादी ही कहना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आतंकवादी नहीं कहेंगे तो आप कहेंगे क्या? जो हमारे दिन दहाड़े हमारे घर में घुस के हमको मार दे रहा है, आप इसके बाद आप उनको आतंकवादी नहीं कहा जाएगा तो कहे क्या जाएगा? आतंकवादी की परिभाषा नहीं, आतंकवादी की परिभाषा यही है कि देखिए, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत और आत्मवत सर्वभूतेषु। मैं बता रहा हूं आपको, अपनी आत्मा के समान ये किसी को नहीं समझते हैं। मुझे जब चोट लगेगा तो मुझे समझ में आएगा ना, तो वो हमको अपनी आत्मा के समान नहीं समझते हैं। वो आतंकवादी ऐसे हैं कि वो दिन दहाड़े मार देते हैं सब। ये वामपंथी दल, ये लोग बात करेंगे, हमेशा पिन करते रहते हैं कि कोई उकसाते रहते हैं, उकसाने से कुछ होगा नहीं। और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक एक कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है कि जिससे हम शर्मिंदगी महसूस करें। और आरोप लगा है, आरोप साबित नहीं हुआ है, और ये आरोप गलत आरोप है पूर्ण रूप से। और ये भी तय है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम अपने बचाव में हमला दोबारा करवाएंगे, ये डन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डन है भाई। हम अपने बचाव में कौन, ये बताइए, हमारे घर में चोर घुस जाएगा तो हम उसको मारेंगे कि आरती उतारेंगे? नहीं ना, मारेंगे ही ना। तो हमारे घर में हमको आक्रमण करने, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है तो हम वहाँ निंदनीय, ये कृत्य निंदनीय है ऐसा नहीं ना, कठोर निंदा, कड़ी निंदा करता हूँ ऐसा नहीं ना करेंगे, कड़े शब्दों में जवाब दिया जाएगा उनका। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि पत्थर कौन उठा के मारता है, बताइए? कौन मारता है? आपको भी पता है, हमें भी। यहाँ पे पत्थर, यही तो मेरा काम है कि आपके लिए पत्थर मारने वाला कौन है, उनके लिए पत्थर मारने वाला कौन है। मैं तो यही सुनता हूँ सबसे, बताइए कौन पत्थर मारता है? कोई भी कार्यक्रम अगर चलाया जाता है तो सबसे पहले पत्थर आके मारते हैं। और ये लोग तो चला, आज नहीं चला, आज तो इतनी भव्यता से कार्यक्रम हुआ है संजीव मिश्रा जी के नेतृत्व में। वोलेंस की बात कर रहा था मैं, वोलेंस की बात बता रहा था। ये लेफ्ट वाले फ्रीडम के, डेमोक्रेसी के, लिबर्टी के, इक्विटी के चैंपियंस बने फिरते हैं। एक कम्युनिस्ट देश बता दो जहाँ पे इन्होंने हिंसा नहीं करी हो, अपने ही लोगों को मारा नहीं हो। ये कम्युनिस्ट देश हमें बताएंगे कि क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है। दूसरी बात, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ब्राह्मणवाद का। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मध्य प्रदेश से आता हूँ और मैं DU का स्टूडेंट हूँ, हंसराज कॉलेज का, B.Com ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का। कर रहे हो? कार्यक्रम में आए हैं। अच्छा, तब ठीक है। हाँ, मैं OBC से आता हूँ, तो ऐसा नहीं है, सारी हम सबको प्रतिनिधित्व देते हैं। सारे लोग तन मन धन से विद्यार्थी परिषद के लिए, मातृभूमि के लिए समर्पण भावना के साथ काम करने का काम करते हैं। ये जो मेरा नाम ज्ञानेंद्र दुबे है, और ये लोग कहते हैं कि हम जातिवाद को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। आप लोगों को सबको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण बनिया, JNU छोड़ो, भारत छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। भाई आप जब जातिवाद को मानते नहीं हो तो किसी एक विशेष जाति को टारगेट कैसे करते हो? मुझे तो लगता है इन्हें अपनी विचारधारा ही नहीं पता है। उनका ये भी इल्जाम है कि राइट वाले इस्लामोफोबिक हैं, इस्लाम से समस्या है राइट वालों को। ये सुनते हो ना? सतलज का प्रेसिडेंट कौन है? इस्लाम, मुस्लिम है। हमारे दानिश आजाद ABVP के ही कार्यकर्ता थे जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वो किस दल के हैं? वो ABVP से ही निकले। हम ऐसा नहीं है, हम सबको जो राष्ट्र के प्रति चिंतन करता है, जो राष्ट्रवाद के पक्ष में है, उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन अगर राष्ट्रवाद के विरोध में जो जाएगा उसको हम मुंहतोड़ जवाब भी देने का कार्य करेंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। उन्हें क्या है ना सर, उन्हें अपनी विचारधारा ही सही से मुझे लगता है पता ही नहीं है, उस पर काम ही नहीं करते हैं सही से। जातिवाद का विरोध करते हैं लेकिन जातिवादी शब्द भी बोलते हैं। ब्राह्मणों का विरोध करेंगे, बनियों का विरोध करेंगे। अरे क्या हम सब एक है ना? अगर आप जातिवाद नहीं मानते हो तो फिर उसके बाद देखिए आप कन्हैया जी को है, पहले कहते थे मनमोहन सिंह ऐसे हैं वैसे हैं। अभी ABVP का एक मैंने उनका वो प्रोग्राम देखा, उसमें कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने उस समय ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, क्योंकि अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। पहले वो उसी कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे यहाँ जब थे NSUI में, जो उसकी विंग है। तो यही सर है सर, और कुछ नहीं है। अब पहले कांग्रेस को देखते हैं आप, कांग्रेस और ये आप पार्टी साथ में काम कर रही थी। अभी दिल्ली में देख लीजिए, अब वही जो केजरीवाल जी ये करेंगे वो करेंगे,
अब राहुल गांधी जी के लिए देखिए ये यमुना का क्या हाल हो गया है, नाला बह रहा है, क्या स्थिति कर दी है। वो तो गठबंधन टूटता रहता है, वहाँ पे नीतीश कुमार जी भी कभी कभी धोखा दे देते हैं, बिहार में भी लेकिन चले जाते हैं, पार्टी चेंज करके आरजेडी में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, सब चलता रहता है यार। नहीं आप अरे ये सब चलता रहता है यार। अरे नहीं चलता रहता है बोलो। चलता है कि नहीं चलता, ये बताओ बोले। ये चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है? नहीं, लेकिन हम लोग नहीं, पहले इसका हिसाब होगा। ये सब राजनीति में चलता रहता है कि नहीं? पहले आप मेरी बात तो सुनिए। बात क्या है कि साथ कौन छोड़ रहा है। हम हमेशा राष्ट्र हित के लिए जो हो सकता है वो करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी का कभी साथ नहीं छोड़ते और ना बीच में कभी हाथ छोड़ते हैं। ये बात है। दिल्ली वाले, मैं दिल्ली घूम रहा हूँ, दिल्ली वाले बोलते हैं कि यार इनकी पुलिस ने, गृह मंत्रालय के अंदर आने पुलिस ने हम लोग का साथ छोड़ दिया, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है दिल्ली में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब है दिल्ली में। आज देखिए आप रात में निकलने के लिए कोई समस्या नहीं है। मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ और वहाँ पे हम रात में अगर 12 बजे भी हमें चाय पीने जाना है तो हम 12 बजे चाय पीने जा सकते हैं। तुम्हारे चाय पीने जाने में स्टूडेंट हब में अलग माहौल होता है भाई। अब तुम पीतमपुरा की बात करो, संगम विहार की बात करो, अलग इलाका है ना। ऐसे केस स्टडी अलग अलग इलाके से उठा के पूरे दिल्ली से 100 केस स्टडी उठा के देखो, तब ना समझ में आएगा मालिक। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे ना सर, तो जो 2014 से पहले के हालात थे उससे कई अच्छे अब हो गए हैं। वही विजयनगर नाला जो यूनिवर्सिटी कैंपस में है, उस पर पहले रात में दिन में चाकू मार दिए जाते थे। इस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कम से कम अब स्टूडेंट हब तो सुरक्षित है। उस समय नहीं था सर। उस समय क्या था कि अगर कोई लड़की है, उसने किसी लड़के को मना कर दिया तो चाकू मार दिया गया। आप 2014 पहले की देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए सर, कितना अंतर आया है, भारी अंतर आया है सर क्राइम में। और दिल्ली में तो सर बहुत सारे मुद्दे हैं, नाला ही नहीं साफ हो रहा है, तो ये मतलब सुनिश्चित करना किसका काम था? इन सब विषयों में बात क्यों नहीं होती? मैं तो यही, वो तो बोलते हैं एमसीडी हमारे पास अभी आई है, इसके पहले तो बीजेपी के पास थी एमसीडी। वो तो यही बोलते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। तो आप लोग को नहीं पता क्या कि सीएम जब वही हैं, रिसोर्सेस आपके पास है, मैन पावर आपके पास है, तो आपको करना चाहिए ना। एलजी बड़ा फाइल लटका देते हैं हमारी, एलजी साहब फाइल लटका देते हैं हमारी। सर वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, अब मैं क्या क्या बोलूँ कि बताइए मेरे पास बहुत वक्त है। खाना भी नहीं खुला अभी तक, तो बताइए। खाना तो अभी मिलेगा ही। खाना खुल गया है? अच्छा, इसीलिए बात जल्दी रैप करना है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगा कि कोई ऐसी हो समस्या तो है ही सर। और दिल्ली में क्या होगा भाई? दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में अब देखते हैं सर। मेरा देखो मैं वही बोलने आ रहा था कि हो सकता है आप लोगों में इक्का दुक्का लोगों के वोट दिल्ली में हो। हाँ भाई, लेकिन आप एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे जानते रहते हैं। सर हमारा तो वोट राजस्थान में लगता है, हम तो राजस्थान वासी है। हाँ दिल्ली देख रहे हैं, अभी मेरे को तो आए हुए 7-8 महीने हुए हैं। मैं तो दिल्ली वासी नए हूँ, ज़्यादा कहना उचित भी नहीं होगा, लेकिन माहौल 2 पार्टी का ही लग रहा है, ए और बी का। जैसे ए और बी पार्टी और बीजेपी बोल रहे हैं। हाँ वो आप समझदार हो तो इतना भी कठिन क्लू नहीं दिए थे, कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। लप्पो सा क्लू ए और बी। वही बात है, ज़्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि सर अभी माहौल उन्हीं का लग रहा है। और जैसे बात कार्यों की जाए तो दोनों के अच्छे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली की हालत तो खराब कर दी है सर, ये तो आप देखिए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो भले ही वो सूती सी शर्ट पहनते हैं और दिखाते हैं ये है वो है, खुद के घर तो इतना बढ़िया बना लिया है सर, किसी के घर के बारे में नहीं सोचा आज तक। आप क्या मुख्यमंत्री आवास की बात कर रहे हैं? हाँ मैं मुख्यमंत्री आवास की बात कर रहा हूँ। बढ़िया बना लिया यार। आप देखिए सर, न्यूज़ में आप ही लोग दिखाते हैं सर, मैं तो कभी ऐसे गया नहीं हूँ प्रत्यक्ष रूप से। क्या सुनते हो ये न्यूज़ में, ये तो बताओ। न्यूज़ में सर यही सुनते हैं कि शीश महल बना दिया है और लाखों रुपए की उनके यहाँ वॉशरूम्स हैं और व्यवस्थाएं हैं, जिम है और मसाज पार्लर जैसा भी उनके घर के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने अपने घर के बारे में सोचा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचा। कोई भी उनके ऊपर काम नहीं है कि हाँ कोई गरीब है उसके लिए क्या है। मैं तो यही कहता हूँ कि दिल्ली में उसी की सरकार आएगी जो गरीबों के बारे में सोच रहा है, महिलाओं के बारे में सोच रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। वो तो बोलते हैं यार कि मतलब ये सब हम लोगों ने किया, हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री के आवास पे किया है। कोई भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा वही करेगा उसमें राज, वो जाकर रहेगा उसमें। वो कौन सा हमारा पर्सनल आवास है? वो तो ये कहते मिशन है ना, उसका जो कंसंट्रेशन है। मेरा नाम है शौर्य सिंह राणा, मैं शहीद भगत सिंह साधे महाविद्यालय का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और मैं फिलहाल इस टाइम चुनाव भी थोड़ा बड़ा कवर कर रहा हूँ। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से लोकमत परिष्कार कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमने लोगों को मोटिवेट किया था कि आप आएँ और वोट देने जरूर आएँ, वोट देने आप जरूर आएँ। उसके लिए हमने घूमा, हम तुगलकाबाद जैसे एरिया में गए। हो गई जी मुद्दे पे। हाँ जी, मुद्दे पे हम आते हैं। तो वहाँ पे कई ऐसे एरियाज आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या भी इस समय बहुत प्रमुख चल रही है।
वाटर लॉगिंग की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या। अब होने को तो बिजली माफ़ है, मगर फिर भी ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो कह रहे हैं कि बिजली की समस्या हमारे यहाँ चल रही है। लड़कियों के सेफ्टी की समस्या, वो भी वही बहुत से ऐसे लोग मिल जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई लड़कियों की सेफ्टी की समस्या चल रही है। और बहुत से तो ऐसे भी लोग मिल जा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल में हमारे पर्टिकुलर एरिया में कोई विकास देखने को नहीं मिला है। तो अब वो उनका ओपिनियन है, मैं यहाँ पे किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं उनकी तरफ से बोलूँगा। ठीक है, जो कार्यक्रम हो रहा होगा, जो काम हो रहा होगा, वो दिखना होगा, दिखेगा। बट ऐसे भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की समस्या डील कर रहे हैं, जो इस तरह की समस्या झेल रहे हैं, तो उनका निरीक्षण उनका एक रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उनको रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा। अगर आप एक ही सिक्के से देखने लगेंगे, एक ही सिक्के से यदि आप देखेंगे कि भाई ठीक है ओवरऑल दिल्ली का डेवलपमें हो रहा है, तो वो जो गिने चुने, अब आप तुगलकाबाद के साइड आप जाओगे जब, तो आपको देखने को मिलेगा कीचड़ कचड़े का पहाड़ है वहाँ पे। उसमें आप देखिए किस हिसाब से रिसाइकलिंग हो रही है, वहाँ पे किस रेट से रिसाइकलिंग हो रही है, ये सभी चीज़ें देखने को होती है। क्या वहाँ पे जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके लिए एक हेल्थ रिस्क नहीं है? इन्हीं तमाम समस्याओं को लोग डील कर रहे हैं, और भी आप लोगों से डील करिए, आपको और अन्य समस्या देखने को। जैसे भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटी बात कहूँगा। मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव, मैं जिस एरिया में रहता हूँ लाडो सराय एरिया में, वहाँ मैं जहाँ भी रहता हूँ, दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ हर दूसरे दिन नाले से गंदा पानी सड़क पे फैल जाता है और पूरी किचकिच होती है, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो कभी कभी 2-2 दिन तक तो पानी चले जाते हैं। अब मकान मालिक के पास पानी नहीं आएगा तो देगा नहीं। तो ये सारी समस्याएं भी हैं जो सरकार को देखनी चाहिए। गर्मी के दिनों में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। बस सर इतना। बंद करें बातचीत, बंद करें, चलिए। जेएनयू की आइडियोलॉजी भी बात करनी है, बताओ यार। सर एक आईएमसी में पत्रकारिता का छात्र हूँ। आईएमसी पत्रकारिता के छात्र यस हो? सर, जेएनयू आना जाना लगा रहता क्या है। नाम है आपका? मेरा कुमार मंगलम नाम है। आप लोग नीचे सुरंग बनाए हुए हैं ना एक ठो? यस सर। सर आईएमसी के बारे में कोई बात नहीं। आईएमसी के बारे में एक जोक चलता है कि आप लोग एक सुरंग बनाए हुए हैं जो एमसी में सीधे जेएनयू में आई घुसती है। हालांकि बताइए। लेफ्ट और राइट जो कभी हुआ करती थी, और जेएनयू में भी सर, और पूरे इंडिया लेवल पर भी जो डिबेट डिस्कशन का स्तर होता था, मुझे लगता है सर दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा और गरिमा गिरी है। और सर वो पहले वाला मज़ा नहीं रहा। एक कटल बनता है, वो कटल दोनों तरफ से, जाति पर भी है, क्लास पे भी है, क्षेत्र पर भी है। और मुझे लगता है कि अब पॉलिटिक्स में जो योग्य लोग होते थे, जिनकी एक वाकव्यूह की धारा होती थी, वाजपेयी जैसे लोग या फिर लेफ्ट में गुप्ता जी जैसे लोग, अब इस तरह के लोगों की ज़्यादा महत्व नहीं है। आप पीछे से कितना अच्छा बॉन्डिंग बना लेते हैं, आपके पास पीछे कितना रिसोर्स है, दोनों तरफ यही हाल है सर। और सबसे बड़ी बात जो है, लेफ्ट राइट में एक गिरावट आई है, वो भाषा की मर्यादा की गिरावट है। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताओ दोस्त। एग्जाम्पल के साथ सर, अगर हम बड़े नेतृत्व पे भी देखें तो यही हाल है। और वही हमारे छोटे छोटे प्रधानमंत्री जा रहे हो क्या तुम? प्रधानमंत्री जी को भी कहना नहीं चाहिए छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन बड़ी बात क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में है तो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने किसी को वस्त्रों के आधार पे पहचाना कि ये नागरिक किस समुदाय से आते हैं। ये पहली बार भारत में हो रहा था। गलतियां सारे समुदाय के लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप किसी को जस्टिफिकेशन किस बात पे दे रहे हैं, मुद्दा ये है। और यहीं से भाषा की गरिमा और मर्यादा तय होती है। तो ये जो गिरावट है वो हम अपने इस स्तर पे भी देख रहे हैं। एकमात्र सर ये इंस्टीट्यूशन थी जहां आपको चुनाव लड़ने के लिए आपकी जाति नहीं देखी जाती थी, आपके रिसोर्स नहीं देखे जाते थे। जेएनयू में सर जो चुनाव होता था, उसमें पंपलेट जो बनाए जाते थे वो हाथों से बनाए जाते थे, उसमें पैसों का काम नहीं होता था। तो कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा पैसा लगाती है यहाँ पे चुनाव में? यहाँ तो साहब आ जाओ, मुद्दे पे आओ। हाँ, यहाँ तो साहब पार्टी में जिसके पास पैसा, तो आप समझ ही रहे हैं किसके पास है। हमको नहीं पता यार। जो सत्ता में होते हैं सामान्यतः पैसा उनके पास ही होता है। वालों के पास पैसा ज़्यादा है यहाँ नहीं, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर जो सत्ता में है। नहीं, जेएनयू में तो नहीं है, क्योंकि चाइना और रसिया वाली फंडिंग भी नहीं है और उनके पास पैसा है नहीं, क्योंकि वो दक्षिणपंथियों के पास पैसा ज़्यादा है। हाँ, दक्षिणपंथियों के पास, क्योंकि उनका जो मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म अपने हायर लेवल पे है सर। और सबसे बड़े जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे, वो सारे आजकल राइट के पक्ष में हवा ही बह रही है। स्टेट को कितना कौन अपने पक्ष में यूज कर ले, अपने पक्ष में पॉलिसी बनवा ले। और वो तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे गौतम अडानी ने लगातार स्टेट को अपने पक्ष में यूज किया है। और उसके बदले उन्होंने जो हमारा जो इलेक्शन बॉन्ड है सर, इलेक्शन बॉन्ड की जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो हम पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने आज कुछ गलत किया और कल मोदी जी को या भाजपा को फंडिंग कर दिया और उसके बाद से उनको क्लियरेंस मिल गया या उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, वो एक इलेक्शन बॉन्ड के थ्रू एक सीधा क्रोनोलॉजी जुड़ता है
कि किस प्रकार से इंडिया में ये मतलब वो इतना अपारदर्शी प्रोसेस था। क्रिस्टोफर नोट ने इस पे बुक भी लिखी है सर, बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए। ये बिजनेस और पॉलिटिक्स का जो इंडिया में एक नया गठजोड़ हो रहा है वो कितना भयानक हो सकता है, क्योंकि ये अमेरिका नहीं है जहाँ नाम याद है तुमको तो बता दो, लोग और मतलब लोग खोज सर लेंगे। मुझे याद नहीं है, मैं आपको टेक्स्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये बातचीत थी, आप ललन टॉप पे देख रहे थे। मेरा नाम सिद्धांत, कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद। बने रहेगा हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।